हाँ भाई, तो देखिए शुरू करते हैं एल्किल हैलाइड का पार्ट 4। देखिएगा ध्यान से, एल्किल हैलाइड के इस पार्ट 4 में हम क्या पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों को पढ़ेंगे कि एल्किल हैलाइड के जो भौतिक गुण हैं, यानी कि जो इनकी जल में विलीयता है और इनके जो क्वथनांक हैं वो कैसे वेरी करते हैं, उनको पढ़ना है। तो सबसे पहला जो भौतिक गुण है वो है इनकी विलीयता, अर्थात जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में विलय होते हैं या नहीं होते हैं, इस बात की चर्चा आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, देखो भाई, पहली बात क्या है, जो आपके एल्किल हैलाइड हैं अगर इनमें इनकी जल में विलयता की बात करें तो आपके एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं। इनको दो कारणों से हम समझा सकते हैं। एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं, इनको दो कारणों से हम समझा सकते हैं। पहला कारण, ये आपका एल्किल हैलाइड है और ये आपका क्या है भाई, जल है। मान लो ये क्या आपका इस पात्र में जल भरा हुआ है। अब जैसे ही आप इस एल्किल हैलाइड को इस हैलाइड को इस जल में डालोगे तो हमको पता है एल्किल हैलाइड में ये जो आपका हाइड्रोकार्बन समूह है, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन समूह है, यानी कि जो ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह ये कैसा होता है, जल प्रतिकर्षी होता है, जल प्रतिकर्षी होता है। इसके कारण से जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, जल में अविलय होते हैं। सुनो भाई ध्यान से फिर से, एल्किल हैलाइड का ये जो एल्किल समूह है ये कैसा होता है, जल प्रतिकर्षी होता है। इसकी जल प्रतिकर्षी गुण के कारण जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं कैसे होते हैं, जल में अविलय होते हैं। पहला कारण, यहां से क्वेश्चन भी जनरली ऐसे ही पूछा जाता है कि जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं ये जल में अविलय होते हैं, इसका कारण क्या है, तो क्या कारण देना भाई आपको, एल्किल हैलाइड में उपस्थित एल्किल समूह के कारण जो आपके एल्किल हैलाइड होता है कैसे होते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं, अर्थात ये जल में विलय नहीं होते हैं। दूसरा कारण समझिएगा भाई, इसको थोड़ा सा पैसेंस से आपको समझने की आवश्यकता है, थोड़ा धैर्य रखिएगा भाई और बार बार चीजों को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो अगर एल्किल हैलाइड को हम जल में घोलना चाहें तो देखिएगा, मान लो ये आपका जल है, इसमें पानी है भाई। अब पानी का मतलब क्या होगा, इसमें बहुत सारे H2O के अणु हैं, बात समझ में आती है भाई। मान लो एक H2O का अणु ये रहा, दूसरा H2O का अणु ये रहा, तीसरा H2O का अणु ये रहा, इसी प्रकार से और भी इसमें H2O के अणु हैं, H2O के अणु हैं। और हम जानते हैं जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ये जल के अणु हैं और इनके मध्य कौन सा बंध होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक है भाई, मान लिया जल के अणुओं के बीच में कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जल है, पानी। अब जब इस एल्किल हैलाइड को, मान लो यहां पे हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का मतलब यहाँ पे बहुत सारे एल्किल हैलाइड के अणु हमारे पास हैं। एल्किल हैलाइड ऐसे अणु है हमारे पास जल की तरह ही। और इन एल्किल हैलाइडों के अणुओं के बीच में कौन सा बल है, वैन-डर-वाल बल है भाई। ये कौन सा बल है, वैन-डर-वाल बल है। अब मेरी बात को समझिएगा भाई, यहाँ आपके पास पानी है और यहाँ आपके पास क्या है, एल्किल हैलाइड है। जब इस एल्किल हैलाइड को आप पानी में मिलाओगे, तो तीन प्रोसेस यहाँ पे होने हैं। वो तीनों प्रोसेस कौन कौन से समझिएगा भाई। देखो पहले तो क्या क्या चीज होना जरूरी है, एल्किल हैलाइड को पानी में जब आप मिलाओगे तो क्या क्या होना जरूरी, उन बातों को समझो। पहली बात, H2O के अणु के बीच में, H2O अणु के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बना हुआ है उसका टूटना जरूरी है। पहली बात, जब आप पानी में एल्किल हैलाइड को मिलाओगे तो पहला काम क्या होना जरूरी है, H2O और H2O अणु के बीच में ये हाइड्रोजन बंध बना हुआ है, ये जो आपका हाइड्रोजन बंध बना हुआ है इसका टूटना जरूरी है। दूसरी बात क्या है, जो आपके एल्किल हैलाइड के अणु हैं, जो आपके एल्किल हैलाइड
एल्किल हैलाइड के जो अणु हैं इनके बीच में जो वंडरवाल बंध बने हुए हैं, वंडरवाल बल जो है, वंडरवाल बल इनका भी टूटना जरूरी है। तीसरी बात क्या जरूरी है, जब आप एल्किल हैलाइड को जल में मिलाओगे तो जल और एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में भी क्या होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। इनके जो आपके अवयवीकरण होंगे जल और एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में भी क्या होना चाहिए, आकर्षण बल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एल्किल हैलाइड और जो H2O के अणु हैं इनके बीच में भी क्या होना चाहिए, कोई बल लगना चाहिए आकर्षण प्रकृति का। ठीक है, वो काम होगा। ठीक है, देखो भाई यहां आपका पास जल है, यहां आपका एल्किल हैलाइड है। जब आप एल्किल हैलाइड को जल में मिलाओगे तो क्या क्या काम होगा उनको समझिएगा। ये काम होना जरूरी है कि जो जल के अणु के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बना हुआ है इसका टूटना जरूरी है। दूसरी बात, एल्किल हैलाइड और एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में जो आपका वंडरवाल बल लगे हुए हैं उनका भी टूटना जरूरी है। और तीसरी बात क्या है, जब आप एल्किल हैलाइड को जल में मिलाओगे इसका मतलब क्या है, तभी तो मिल पाएगा जब एल्किल हैलाइड और जल के अणुओं के बीच में इंटरेक्शन फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा भाई, H2O के बॉन्ड टूटने चाहिए, एल्किल हैलाइड के बीच में जो वंडरवाल बल लगे हुए टूटने चाहिए। अगर यहां पे आप बॉन्ड ब्रेक करते हो तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है भाई, यानी कि जल के अणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे और एल्किल हैलाइड के अणु के बीच में जो वंडरवाल बल लगे हुए हैं वो अगर टूटेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्या होगी भाई, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और जब मान लो एल्किल हैलाइड और H2O के अणु के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा तो यहां से कुछ ऊर्जा भी मुक्त होगी। तो यहां से क्या होगा, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी, कुछ ऊर्जा मुक्त होगी। पर यहां से देखो ध्यान रखने वाली बात यह है, समझने लायक बात यह है कि जब एल्किल हैलाइड और H2O के अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है तो जो मुक्त होने वाली जो ऊर्जा है खर्च होने वाली ऊर्जा से क्या होती है, बहुत ज्यादा कम होती है। यानी कि हमको मिलती तो कम है और आवश्यकता होती ज्यादा की। ध्यान देना, एल्किल हैलाइड और H2O के अणु जब इंटरेक्ट करते हैं तो जो मुक्त होने वाली ऊर्जा है, निकलने वाली ऊर्जा जो है वो तो कम होती है, परंतु यहाँ पे आपको ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है बॉन्डों को ब्रेक करने के लिए वो क्या होती है, ज्यादा। इसका मतलब मिलने वाली ऊर्जा कम है और खर्च होने वाली क्या है, ज्यादा। अगर खर्च होने वाली ऊर्जा ज्यादा है तो जो H2O के अणु के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए हैं ये नहीं टूटेंगे, और अगर ये नहीं टूटेंगे तो जो आपका एल्किल हैलाइड है वो भी जल में विलय नहीं होगा। तो हम सिंपली क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड जल में विलय नहीं होते हैं। पहला कारण तो क्या दे सकते हैं कि एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह होता है, और एल्किल समूह कैसा होता है, जल प्रतिकर्षी होता है। एल्किल समूह के जल प्रतिकर्षी होने के कारण जल में कैसा होता है भाई, अविलय होता है। और दूसरा कारण हम यहां से समझा सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ध्यान देना भाई, एल्किल हैलाइडों को जल में घोलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अब ठीक है ऊर्जा की आवश्यकता है, बट जो हमको मिलने वाली ऊर्जा वो कहां से मिलेगी, एल्किल हैलाइड और H2O के अणु जब इंटरेक्ट करेंगे इनके बीच में जब अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वहां से मिलेगी। परंतु मिलने वाली जो ऊर्जा है इस खर्च होने वाली ऊर्जा की तुलना में क्या है, कम है। इस कारण से एल्किल हैलाइड और H2O के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं वो नहीं टूटेंगे, और जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेंगे इनके बीच में बॉन्ड बनना क्या है, बहुत कठिन है। इस कारण से जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं कैसे होते हैं, जल प्रतिकर्षी होते हैं। तो एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों में आपका पहला भौतिक गुण था भाई इनकी जल में विलयता। तो बात क्या याद रखनी है, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं, जल में अविलय होते हैं, या इनकी जो जल में विलयता होती है कैसी होती है, अति अल्प होती है। कारण आपने समझ लिया भाई। आगे चलते हैं, आगे इसका जो भौतिक गुण है वो है इसका क्वथनांक। समझिएगा, अगला जो भौतिक गुण है एल्किल हैलाइडों का वो है इनका क्वथनांक। देखो भाई
अगला जो भौतिक गुण है एल्किल हैलाइडों का वो है इनका क्वथनांक। क्वथनांक बड़े ध्यान से समझने की आवश्यकता है इस बात को भी कि जो इनका क्वथनांक है किस किस प्रकार से वेरी करेगा। पहली बात, जो एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक है, सबसे पहले तो यहां से एक टाइप का क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि जो एल्किल हैलाइड होते हैं उनका जो क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो भाई पहला ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा कि एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है, एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। देखो भाई क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है ये समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि हम जानते हैं एल्किल हैलाइड जो होते हैं कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं कैसे होते हैं, अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अगर ये ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो एल्किल हैलाइड के अणुओं के बीच में जो वैन डर वाल बल लगते हैं कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। अर्थात एल्किल हैलाइड के अणुओं के मध्य में जो लगने वाले बल हैं वो कैसे हैं, प्रबल वैन डर वाल बल हैं, प्रबल वैन डर वाल बल हैं। अगर ये इनके अणु कैसे हैं, ध्रुवीय हैं, तो इनके अविविक अणुओं के मध्य लगने वाले बल कैसे हैं, दुर्बल वैन डर वाल बल हैं, दुर्बल वैन डर वाल बल हैं। और हम जानते हैं जो क्वथनांक होता है अविविक कणों के मध्य उपस्थित वैन डर वाल बल की सामर्थ्य पर डिपेंड करता है, वैन डर वाल बल की सामर्थ्य पर ही डिपेंड करेगा। देखो भाई पहला क्वेश्चन ऐसे किस प्रकार का आता है कि एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि एल्किल हैलाइड ध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण इनके अविविक कणों के मध्य में प्रबल वैन डर वाल बल कार्य करेगा, जबकि जो आपके हाइड्रोकार्बन है ये कैसे होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। अगर ये अध्रुवीय प्रकृति के हैं तो इनके अविविक कणों के बीच में कौन सा बल कार्य करेगा, दुर्बल वैन डर वाल बल कार्य करेगा। और हम एक चीज जानते हैं कि जो क्वथनांक होता है वो वैन डर वाल बल की सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वैन डर वाल बल की सामर्थ्य जितनी ज्यादा होगी क्वथनांक का मान कितना उतना ही ज्यादा होगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि एल्किल हैलाइडों के अणुओं के बीच में प्रबल वैन डर वाल बल उपस्थित होते हैं। पहला कारण। दूसरी बात सुनिएगा भाई, पहली तो आपने कैसी की कि एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा। दूसरी बात समझने की कोशिश करना भाई, यहां से हम दूसरी बात क्या सीखेंगे, अगर मैं एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक की तुलना करूं उनके अणुभारों से ही, तो एक बात समझिएगा भाई, जो क्वथनांक जो है अणुभार के समानुपाती होता है, क्वथनांक जो है अणुभार के समानुपाती होता है। इसका मतलब हो गया कि अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान भी बढ़ता है। अब क्या कारण है कि क्वथनांक के बढ़ने पर अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इसको समझिएगा भाई, अणुभार बढ़ने पर क्या होता है, वैन डर वाल बलों की जो सामर्थ्य वो बढ़ती है। देखना भाई, अणुभार के बढ़ने पर क्या होता है, वैन डर वाल बल जो है इनकी सामर्थ्य कैसी होती, बढ़ती है। अगर अणुभार के बढ़ने पर वैन डर वाल बलों की सामर्थ्य बढ़ेगी तो हमको पता है वैन डर वाल बलों की सामर्थ्य बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से दूसरी चीज आपने सीखी, जो क्वथनांक है अणुभार के कैसा होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भाई आपके पास एल्किल क्लोराइड है, एल्किल
ब्रोमाइड है और एल्किल आयोडाइड है। अगर इनके क्वथनांक का क्रम आपसे पूछा जाए, इनके क्वथनांक का क्रम आपसे पूछा जाए, बढ़ता हुआ क्रम आपसे पूछा जाए, तो इन चारों प्रकार के एल्किल हैलाइडों में से जो आपका एल्किल आयोडाइड है इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एल्किल जो आयोडाइड है इसका अणुभार क्या है, सर्वाधिक है इन चारों की तुलना में। तो दूसरी बात क्या याद रखोगे भाई, जो आपका क्वथनांक है ये अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अणुभार के बढ़ने पर क्या होता है, वान डेर वाल बलों की सामर्थ्य में वृद्धि होती है, और हम जानते हैं वान डेर वाल बलों की सामर्थ्य बढ़ेगी तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी के लिए बात आपको आगे चलते हैं। अगर हम समावेवी एल्किल हैलाइडों की बात करते हैं, यानी कि ऐसे एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक की बात करेंगे जिनका अणुभार क्या हो, सेम हो। भाई यहां पे तो आपने पता लगा लिया कि वो एल्किल हैलाइड जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, वो एल्किल हैलाइड जिसका अणुभार ज्यादा होगा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा, क्योंकि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है भाई, वान डेर वाल बलों में वृद्धि होने के कारण। अब दूसरी बात यह है, अगर हम समावेवी एल्किल हैलाइडों की बात करें, समावेवी एल्किल हैलाइडों की बात करें, एल्किल हैलाइडों की बात करें तो यहां से समझना भाई, जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं इनका जो अणुभार होता है, सॉरी एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक होता है शाखाओं के क्या होता है, व्युत्क्रमणपाती होता है। अर्थात एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह की जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी उस एल्किल हैलाइड का जो क्वथनांक है उतना ही क्या होगा, कम होगा। देखो भाई, अगर समावेवी एल्किल हैलाइडों की बात करें तो जो इनका क्वथनांक है, इनका जो क्वथनांक है वो शाखाओं के क्या होगा, व्युत्क्रमणपाती होगा, शाखाओं के क्या होगा भाई, व्युत्क्रमणपाती होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शाखाओं के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होगा, घटेगा। देखो यहां पे लिख देता हूं, अर्थात यानी कि वे एल्किल हैलाइड जिनका अणुभार समान होगा परंतु उनकी जो संरचना है वो अलग अलग होगी, उनको क्या बोल दी जाएगा, समावेवी एल्किल हैलाइड बोल दी जाएगा। अब अगर समावेवी एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक की बात की जाएगी तो जो समावेवी एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक है उस एल्किल समूह की जो शाखाएं उनमें निकली हुई होंगी उनके क्या होगा, व्युत्क्रमणपाती होगा। इसका मतलब ये होगा, अर्थात शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक का मान कम हो जाता है, देखो भाई, शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसको आगे समझते हैं। अगली बात सुनो भाई, इसी से रिलेट करते हुए आपको एक अगली बात बताता हूं। अगर एल्किल हैलाइड के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, यानी कि किसी अणु के एल्किल हैलाइड के किसी अणु के अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो जो अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये उस एल्किल हैलाइड में एल्किल समूह की जो शाखाएं हैं उन पर डिपेंड करता है। और कैसा होता है, यहां से वो व्युत्क्रमणपाती होता है शाखाओं के, अर्थात शाखाओं के बढ़ने पर जो अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो भाई, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर शाखाएं बढ़ेंगी तो क्या होगा भाई, अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा, अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा। देखो भाई, अगर शाखाएं बढ़ी तो अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा तो क्या होगा, इनके मध्य जो वान डेर वाल बल लगते हैं उन वान डेर वाल बलों की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखो पहली बात, शाखाएं अगर बढ़ी अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा, और अगर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटा तो इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो वान डेर वाल बल है इनकी सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा भाई, इनके अणुओं के बीच में लगने वाला जो वान डेर वाल बल है, वान डेर वाल बल की सामर्थ्य क्या कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। वान डेर वाल बल की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और हम जानते हैं अगर वैन डर वाल बलों की सामर्थ्य कम होगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी भाई, क्वथनांक के मान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यही बात हमने ऊपर बताई थी कि अगर शाखाएं बढ़ेंगी तो अणु का क्या हो जाएगा, सॉरी शाखाएं बढ़ेंगी तो क्वथनांक का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से क्या सीखा कि शाखाएं अगर बढ़ती है तो अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम, अर्थात शाखाएं बढ़ी, अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ, और अगर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हुआ तो अणु जो आपका अणु है उनके बीच में जो वैन डर वाल बल लग रहा था उस वैन डर वाल बल की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम, और अगर वैन डर वाल बल की सामर्थ्य कम हो जाएगी तो जो आपका एल्किल हैलाइड है उस एल्किल हैलाइड का क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखो यहां से क्या बात सीखी भाई आपने, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों में इसका जो दूसरा भौतिक गुण है वो है क्वथनांक। पहला क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार का आता है कि एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों की तुलना में क्या होता है, ज्यादा, क्योंकि एल्किल हैलाइडों के अणुओं के बीच में प्रबल वैन डर वाल बल उपस्थित होते हैं। दूसरा कारण, दूसरा क्या है भाई यहाँ पे कि अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। और तीसरा यहां से है कि अगर समावेवी एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक की बात की जाए तो शाखाएं बढ़ने पर क्या होता है, एल्किल हैलाइडों का जो क्वथनांक है वो क्या होता जाता है, कम, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर अणु का पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है, और अणु का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो वैन डर वाल बलों की सामर्थ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर वैन डर वाल बलों की सामर्थ्य कम हो गई तो इसका जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगले बात देखो भाई, अगला जो तीसरा भौतिक गुण है वहां पर क्या आपको याद रखना है, तो नॉर्मल है भाई, ध्यान रखना आपको, सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं, समझना भाई, सभी एल्किल हैलाइड, सभी एल्किल हैलाइड रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं भाई, रंगीन होते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और जो आपके एल्किल आयोडाइड है ये कैसे हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। हम लिख सकते हैं परंतु प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड कैसे पड़ जाते हैं भाई, पीले पड़ जाते हैं। ये बात सीखने को मिली हमें, सभी जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, परंतु जो आपका एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड है प्रकाश की उपस्थिति में क्या पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। अगली बात सुनिएगा भाई, इनको जलाने पर, एल्किल हैलाइडों को जलाने पर ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि इनको जलाने पर ये हरे रंग की फ्लेम के साथ, ये ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है भाई, ये अगर अगली बात की जाए तो सभी एल्किल हैलाइडों में जो आपका एल्किल आयोडाइड है उसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा। सभी एल्किल हैलाइडों में एल्किल आयोडाइड की क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसको मैं यहां पे समझा देता हूं भाई। पांचों जो उनका भौतिक गुण है कि सभी एल्किल हैलाइडों में जो आपका एल्किल आयोडाइड होता है इसकी क्रियाशीलता क्या होती है, ज्यादा। और जो आपका एल्किल आयोडाइड है ये प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है और आयोडीन मुक्त करता है। यहां से क्या बनेगा भाई, एक तो एल्किन बन जाएगा और एक आयोडीन बन जाएगा। देखो जो आपका एल्किल आयोडाइड है ये सभी एल्किल हैलाइडों की तुलना में क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, और प्रकाश की उपस्थिति में ब्रेक होकर के आयोडीन जो है ये मुक्त कर देता है। इस प्रकार के आपके जो एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण है वो खत्म हुए। सुनो भाई, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुणों में सबसे पहले जो भौतिक गुण था वो आपकी थी जल में विलेयता। इसके बाद इसका क्वथनांक। तीसरा हमने पढ़ा कि सभी एल्किल हैलाइड कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं, परंतु प्रकाश की उपस्थिति में एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड कैसे पड़ जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, और इनको जब जलाते हैं तो ये हरे रंग की ज्वाला के साथ जलते हैं। आगे हम क्या करेंगे भाई, आगे एल्किल हैलाइड से संबंधित जो क्वेश्चन है इनको हम आगे करेंगे भाई, ठीक है। जब तक आप नोट करो। हाँ जी, अब हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड के कुछ क्वेश्चनों को करने की कोशिश करते हैं।
पहला क्वेश्चन ये है आपका कि आपको कुछ कंपाउंड दिए हुए हैं, इन कंपाउंडों को इनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर आपको जमाना है। कुछ यौगिक हमारे पास है, इन यौगिकों को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित यौगिकों को इनके क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज इनको करना है भाई। पहला है भाई ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन, ब्रोमोमेथेन। दूसरा जो कंपाउंड है वो है आपका ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म। तीसरा जो कंपाउंड है वो है आपका क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। और जो चौथा कंपाउंड है वो है आपका डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन, डाइब्रोमोमेथेन। इनमें आपको बताना भाई क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। तो समझिएगा भाई, ब्रोमोमेथेन का मतलब हो गया CH3Br, ब्रोमोमेथेन। और ब्रोमोफॉर्म का मतलब हो गया CH भाई देखो हेलो फॉर्म होता है CHX3, तो ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा CHBr3। क्लोरोमेथेन का मतलब हो गया CH3Cl। इसी प्रकार से डाइब्रोमोमेथेन का मतलब हो गया CH2Br2। अब आपको बताना है इन सभी कंपाउंड में से किसका जो क्वथनांक है सर्वाधिक होगा, अर्थात इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। अभी आपने देखा है कि जो आपका क्वथनांक है, जो क्वथनांक है ये अणुभार के समानुपाती होता है, अर्थात अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात अणुभार के बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो इन सभी में से, इन सभी कंपाउंड में से जो सबसे ज्यादा अणुभार है वो किसका है, ये 2 नंबर वाले का है। तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा किसका होगा, ब्रोमोफॉर्म का होगा CHBr3। इसके बाद जो होगा किसका होगा भाई, इसके बाद होगा डाइब्रोमोमेथेन का, क्योंकि इसमें 2 ब्रोमीन है। किसका होगा भाई CH2Br2, CH2Br2। इसके बाद होगा देखो इसमें भी एक ब्रोमीन है, सॉरी इसमें एक ब्रोमीन है और इसमें क्लोरीन है, परंतु ब्रोमीन का जो अणुभार होता है क्लोरीन की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा CH3Br, और सबसे जो कम होगा वो होगा CH3Cl का। तो ये है इनका क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम। बात समझ में आती है भाई। क्वथनांक के बढ़ते क्रम में आप कैसे अरेंज करोगे, अणुभार को देखोगे, जिसका अणुभार जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, आया भाई समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला इसी का क्वेश्चन है भाई दूसरा, 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन, 1-क्लोरोप्रोपेन। इसमें दूसरा है आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और तीसरा है इसमें 1-क्लोरोब्यूटेन, 1-क्लोरोब्यूटेन। तो समझिएगा भाई देखो 1-क्लोरोप्रोपेन का मतलब हो गया CH3CH2CH2Cl, देखो मैथ एथ प्रॉप, तो 1-क्लोरोप्रोपेन। और आइसोप्रोपिल क्लोराइड मतलब ये हो गया CH3Cl, क्योंकि ये क्या होता है आपका आइसोप्रोपिल समूह होता है, Cl का मतलब क्या होता है क्लोराइड, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। और 1-क्लोरो जो ब्यूटेन है, 1-क्लोरोब्यूटेन क्या हो जाएगा आपका CH3CH2CH2 और Cl, ये हो गया आपका 1-क्लोरोब्यूटेन। अब इन तीनों कंपाउंडों को क्या करना है, क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो ऐसे बात समझिएगा भाई। अब इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, अर्थात जो आपका 1-क्लोरोब्यूटेन है इसका जो अणुभार है इन दोनों यौगिकों की तुलना में क्या है, ज्यादा।
और हमको पता है जो क्वथनांक है वो अणुभार के कैसा होता है, समानुपाती, अर्थात अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो क्वथनांक होगा इन तीनों कंपाउंड में से वो सबसे ज्यादा किसका होगा भाई, 1 क्लोरोब्यूटेन का, यानी कि तीसरे नंबर वाले का सबसे ज्यादा होगा। बोलो भाई, इसका सबसे ज्यादा होगा। अब देखिएगा 1 क्लोरोप्रोपेन और जो आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड है, इन दोनों का तो अणुभार कैसा है, समान है। इनका तो अणुभार कैसा है भाई, समान है। और अगर अणुभार समान होते हैं अर्थात क्या है, आपके समावेवी एल्किल हैलाइड हैं। और समावेवी एल्किल हैलाइडों में आपको एक बात बताई हुई है कि जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम होता है। शाखाएं बढ़ने पर क्वथनांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो शाखा इसमें ज्यादा है अर्थात इसका जो क्वथनांक होगा क्या होगा, सबसे कम होगा। तो 2 नंबर वाले का होगा सबसे कम, और इसके बाद किसका हो जाएगा भाई, पहले वाले का। तो यहां पे जो आपका क्वथनांक का क्रम है वो क्या होगा, 1 क्लोरोब्यूटेन का सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद होगा 1 क्लोरोप्रोपेन का, और सबसे जो कम होगा क्वथनांक वो होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड का। बोलो भाई, बात समझ में आती है। यहां पे हुआ एक क्वेश्चन, आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, आगे करते हैं हम क्वेश्चन। आगे जो आपका अगला क्वेश्चन होगा वो होगा इनकी SN1 और SN2 अभिक्रिया के ऊपर। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको मैं 2 कंपाउंड देता हूं, आपको मैं 2 कंपाउंड देता हूं, उन दोनों कंपाउंडों में से बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। बात को समझना भाई, मैं आपको 2 कंपाउंड दूंगा और आपको समझाना है कि दोनों कंपाउंडों में से ये कंपाउंड जो है SN2 अभिक्रिया के प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील है। देखो भाई, पहला कंपाउंड है आपका ये, आपने जोड़ दिया CH2 और यहां पे जोड़ दिया मान लो Cl। इसी के साथ दूसरा है, डायरेक्ट जोड़ दिया आपने Cl। इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा जो कंपाउंड है SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा। अगला क्वेश्चन और सुन लीजिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इनमें यह है, यहां पे आपके पास है आयोडीन और इसी में दूसरा है, यहां पे आपके पास है क्लोरीन। इन दोनों कंपाउंडों में से भी SN2 अभिक्रिया के प्रति कौन सा अधिक क्रियाशील होगा। तो समझिएगा भाई, हमको पता है SN2 अभिक्रिया के प्रति जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम था, SN2 अभिक्रिया के प्रति जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम था वो था कि 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड सर्वाधिक देते थे, उसके बाद 2 डिग्री के एल्किल हैलाइड और सबसे कम देते थे 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड। अब अगर इन दोनों कंपाउंडों की तुलना करें तो यहाँ पे ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, 1 डिग्री का है, और जबकि ये कैसा है, 2 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन परमाणु 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर हैलोजन परमाणु 1 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री का बोलते हैं। जबकि यहाँ पे हैलोजन परमाणु कितने डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 2 डिग्री का हो जाएगा। अब 1 डिग्री का जो हैलाइड होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है SN2 अभिक्रिया के प्रति अधिक होती है। तो इन दोनों में से कौन अधिक क्रियाशील हो जाएगा, ये वाला अधिक क्रियाशील हो जाएगा। अब अगर इन दोनों की तुलना करें तो देखो भाई, यहां पे तो ये भी आपका कौन सा है, 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है। अब कैसे तुलना करेंगे, परंतु ध्यान दीजिएगा भाई, यहां पे जो आयोडीन है और यहां पे जो क्लोरीन है, अब क्लोरीन की तुलना में आयोडीन का जो परमाणु आकार होता है ज्यादा होता है। क्लोरीन की तुलना में आयोडीन का परमाणु आकार ज्यादा होने के कारण जो आपका आयोडीन है ये जल्दी से टूट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। अगर ये जल्दी से टूट जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा होने के कारण ये जल्दी से यहाँ से नाभिक स्नेह के रूप में बाहर निकल जाएगा भाई। तो दोनों क्वेश्चनों को मतलब समझे यहाँ पे कि इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करना होता है, क्या करना था आपको, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के ऑर्डर में बताना था कि इन दोनों में से कौन अधिक क्रियाशील है SN2 अभिक्रिया के प्रति, और इन दोनों में से कौन अधिक क्रियाशील है SN2 अभिक्रिया के प्रति। इसमें कौन होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 डिग्री के कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो हैलोजन परमाणु है 2 डिग्री के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, और हम जानते हैं 1 डिग्री के जो हैलाइड होते हैं उनकी जो क्रियाशीलता होती है SN1 अभिक्रिया के प्रति क्या होती है, ज्यादा होती है।
जबकि यहाँ पे तो क्या है, ये भी 1 डिग्री का है, ये भी 1 डिग्री का है, परंतु यहाँ पे आयोडीन की साइज बड़ी होने के कारण ये जल्दी से यहाँ से लीव कर जाएगा, अर्थात इसकी क्रियाशीलता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसी में आप एक और क्वेश्चन करते हैं भाई। एक क्वेश्चन ये हमारे पास कि C फॉर H9Br, अर्थात जो आपका ब्रोमोब्यूटेन है C फॉर H9Br, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोमोब्यूटेन बोलेंगे। अब इस ब्रोमोब्यूटेन के जो क्वेश्चन को समझो भाई, पहले तो ब्रोमोब्यूटेन के जो समावयवी हैं, ये जो ब्रोमोब्यूटेन है इसकी जो समावयवी कंपाउंड बनेंगे, इसके जो समावयवी कंपाउंड बनेंगे उनको आपको बताना है SN2 अभिक्रिया के प्रति भी क्रियाशीलता क्रम में और SN1 अभिक्रिया के प्रति भी क्रियाशीलता क्रम में। इनके समावयवी को SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के आधार पर अरेंज करना है और SN2 अभिक्रिया के आधार पर भी क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो इस ब्रोमोब्यूटेन के जो समावयवी कंपाउंड हैं उनको बनाने की ट्राई करते हैं। समझो भाई, पहला जो इसका समावयवी कंपाउंड होगा, समावयवी, वो देखिएगा भाई कौन सा होगा। पहले तो सीधी श्रृंखला वाला हो सकता है भाई, CH3 CH2 CH2 CH2Br, पहला ही हो सकता है आपका, यानी कि 4 कार्बन 1 2 3 4, 1 Br है और 9 हाइड्रोजन है, 3 और 2 5, 5 और 4 9, यानी कि इसका एक समावयवी हो सकता है। दूसरा देखो भाई, दूसरा कौन सा बन सकता है इसके लिए, CH3 CH3 CH2Br, एक ही बन सकता है आपका आइसोब्यूटिल क्लोराइड बन सकता है भाई। अब इसका जो तीसरा समावयवी होगा, इसका जो तीसरा समावयवी होगा उसको देखिएगा भाई, वो कौन सा हो सकता है आपका, द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, CH3 CH2 CH CH3, एक ही हो सकता है आपका। और जो इसका तीसरा समावयवी कंपाउंड है, इसका जो तीसरा समावयवी कंपाउंड है वो क्या हो सकता है भाई, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, CH3 और ये क्या आ जाएगा, यहां से Br आ जाएगा भाई। देखो आपको क्या करना है, ब्रोमोब्यूटेन के जो समावयवी कंपाउंड हैं इनको SN1 और SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करना है, चाहे घटते हुए क्रम में अरेंज कर लो चाहे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर लो, हमको समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो ब्रोमोब्यूटेन के आपने समावयवी कंपाउंड बनाए, आपका बन गया ये ब्रोमोब्यूटेन बन गया सिंपल N ब्रोमोब्यूटेन। उसके बाद ये बन गया आपका आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बन गया, ये बन गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और ये बन गया आपका तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब अगर हम SN1 अभिक्रिया की बात करें तो ध्यान दीजिएगा भाई, SN1 अभिक्रिया के प्रति जो एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम था, अगर हम किसकी बात करें भाई, सबसे पहले SN1 अभिक्रिया की बात करें तो हमको पता होना चाहिए कि SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता क्रम था वो ये था 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील होते थे, देन इसके बाद 2 डिग्री के एल्किल हैलाइड और सबसे कम जो क्रियाशील होते थे वो होते थे 1 डिग्री के एल्किल हैलाइड। देखो भाई, अब इनमें चर्चा करते हैं। ये आपका 1 डिग्री का है, ये भी आपका 1 डिग्री का है, ठीक है भाई। ये आपका कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का है और ये आपका कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है, ठीक है। यानी कि SN1 अभिक्रिया के प्रति SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता क्रम था वो ये था कि 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड जो हैं SN1 अभिक्रिया को तीव्र गति से देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड से बनने वाला जो कार्बन आयन होता था वो कैसा होता था, मोस्ट स्टेबल होता था, अधिक स्थायी होता था भाई। अब यानी कि वो 3 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, तो 4 नंबर वाला जो समावयवी होगा ये SN1 अभिक्रिया को अधिक गति से देगा। तो सबसे पहले लिख दिया हमने SN1 अभिक्रिया के प्रति अगर इनकी क्रियाशीलता क्रम चेक किया जाएगा तो सबसे अधिक जो क्रियाशील होगा वो होगा 4 नंबर वाला, उसके बाद होगा भाई 3 नंबर वाला, क्योंकि 2 डिग्री का है, 3 नंबर वाला। अब दिक्कत ये आती है
कि ये भी 1 डिग्री का है और ये भी 1 डिग्री का है, परंतु इन दोनों में से SN1 अभिक्रिया के प्रति कौन अधिक्रियाशील होगा उसे बताया जाएगा। ये वाला जो एल्किल हैलाइड है अर्थात जो आपका आइसोब्यूटिल जो ब्रोमाइड है ये SN1 अभिक्रिया के प्रति इससे क्या होगा, अधिक्रियाशील होगा, क्योंकि इससे जो बनने वाला कार्बोनाइन है आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड से जो बनने वाला आपका कार्बोनाइन है, इससे बनने वाले कार्बोनाइन की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 2 नंबर वाला आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 1 नंबर वाला। तो SN1 अभिक्रिया के प्रति इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम आया वो क्या आया, ये आ गया। और हमको पता है SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अगर SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम चेक किया जाएगा, SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम चेक किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला सर्वाधिक क्रियाशील, उसके बाद 2 नंबर वाला, फिर 3 नंबर वाला, उसके बाद 4 नंबर वाला सबसे कम क्रियाशील होगा किसके प्रति, SN2 अभिक्रिया के प्रति। ये क्वेश्चन था भाई कि ब्रोमोब्यूटेन के समावयवों को, क्वेश्चन क्या था ये, ब्रोमोब्यूटेन के समावयवों को SN1 अभिक्रिया के प्रति भी और SN2 अभिक्रिया के प्रति भी क्या करना होता है, आपको क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करना था। नोट करो भाई। हाँ भाई, अब इसका अगला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन भी ये है कि आपको अलग अलग कंपाउंड में दूंगा, उन अलग अलग कंपाउंड को आपको SN1 अभिक्रिया के प्रति भी और SN2 अभिक्रिया के प्रति भी क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज करोगे। देखो भाई, आपका यह है कि निम्न कंपाउंडों को SN1 व SN2 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में अरेंज आपको करना है। देखो भाई, सबसे पहला है आपका CH2Cl, दूसरा है भाई इसमें CH, यहां पे बेंजीन रिंग आ गई दोबारा से, और ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। तीसरे में क्या हुआ भाई, इस बेंजीन की जगह क्या आ गया, CH3 आ गया। देखो भाई, CH Cl और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, CH3 आ गया। अगर चौथे कंपाउंड की बात करें तो चौथे कंपाउंड में क्या होगा भाई, देखो Cl, आपके पास यहाँ पे CH3 भी होगा और बेंजीन वाले भी काम करेगी। ये कंपाउंड है आपके पास 4, ठीक है। इनको SN1 और SN2 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता के क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं SN1 अभिक्रिया के प्रति इनकी जो क्रियाशीलता का क्रम होगा वो देखते हैं भाई क्या होगा। देखो, अगर SN1 अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता का क्रम चेक किया जाएगा तो समझिएगा भाई, देखो ये 1 डिग्री का है, यहां पे ये 2 डिग्री का है, यहां पे ये 2 डिग्री का है, और यहां पे ये कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का है लाइट भाई। हमको पता है SN1 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता क्रम होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री के एल्किल हैलाइड सर्वाधिक क्रियाशील, फिर 2 डिग्री के और 1 डिग्री के तो सबसे कम होते हैं। अब चर्चा करते हैं कि जो आपके कंपाउंड है इनमें से सर्वाधिक क्रियाशील कौन होगा, पहले चेक करेंगे SN1 अभिक्रिया के प्रति। समझिएगा भी बात को, सबसे लास्ट में 3 डिग्री का आपके पास हैलाइड है तो वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। उसके बाद में वो 3 डिग्री का हो गया, ये आपका 2 डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का है और ये आपका 1 डिग्री का है, तो ये तो सबसे कम क्रियाशील होगा। ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है। इन दोनों में से कौन सा जो कंपाउंड है SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील होगा, देखो
भाई ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, परंतु जो इस कंपाउंड से बनने वाला जो कारक धनायन होगा इसकी तुलना में बनने वाले कारक धनायन की तुलना में क्या होगा, अधिक स्थायी होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दोनों तरफ बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक ही तरफ बेंजीन रिंग है, यहाँ पे अधिक अनुनाद होगा, यहाँ पे इतना अनुनाद नहीं हो पाएगा। यानी कि जो आपका 2 नंबर वाला है वो अधिक क्रियाशील होगा, इसके बाद फिर 3 नंबर वाला आ जाएगा, और जो सबसे कम होगा वो कौन होगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा। तो इन कंपाउंडों की अगर SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता क्रम चेक किया गया तो क्या है हमारे पास, वो सबसे अधिक क्रियाशील है, देन इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और सबसे कम जो आपका बेंजील क्लोराइड है। ठीक है, अगर SN2 अभिक्रिया के प्रति SN2 अभिक्रिया के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्रम चेक किया जाएगा तो हमको पता है SN2 अभिक्रिया के प्रति जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री के हैलाइड, फिर 2 डिग्री के, और उसके बाद 3 डिग्री के। यानी कि ये 1 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, ये 2 डिग्री का है, और वो 3 डिग्री का है। तो सबसे जो अधिक क्रियाशील होगा ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिंपल 1 डिग्री का है भाई, तो 1 नंबर वाला सबसे अधिक क्रियाशील होगा। अब ये भी 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, तो इन दोनों में से कौन क्रियाशील होगा ज्यादा, ये वाला होगा। क्योंकि देखो यहाँ पे 2 बेंजीन वाला है, यहाँ पे एक ही बेंजीन वाला है, और यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, मैथिल समूह। यानी कि इस ये आपका 3 नंबर वाला कंपाउंड है, इसमें त्रिविम बाधा का मान क्या है, कम है, जबकि यहाँ पे क्या त्रिविम बाधा ज्यादा है। जो आने वाला हैलाइड आपका जो नाभिक से नहीं होगा, यहाँ पे आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, जबकि क्या यहाँ पे आसानी से अटैक कर लेगा। यानी कि जो 3 नंबर वाला है उसके बाद ये आ जाएगा भाई 3 नंबर वाला आ जाएगा। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे भाई, ये हो गया, इसके बाद आ जाएगा ये 2 नंबर वाला, 2 नंबर वाला आ जाएगा। और सबसे जो कम क्रियाशीलता होगी SN2 अभिक्रिया के प्रति वो किसकी होगी भाई, सबसे लास्ट वाले कंपाउंड की होगी, और कितने नंबर वाला है, 4 नंबर वाला है। तो ये क्वेश्चन था आपका कि SN1 और SN2 अभिक्रिया के प्रति एल्किल हैलाइडों की जो क्रियाशीलता क्रम है ये था भाई। ठीक है, धन्यवाद।